हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। इस बार सीटेट पार दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ 1100 से ज़्यादा भी क्वेश्चनों की बेहद इम्पोर्टेंट सीरीज, जिसमें दोस्तों मैं आपको डेली एक मैराथन क्लास दिया करूँगा। अगर आप इन क्लासेस को 21 जनवरी तक डेली रेगुलर देखते रहे तो आपका सीटेट एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये वाले क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि मैं इन सभी क्वेश्चनों में उनका विश्लेषण करके आपको हर एक ऑप्शन के बारे में बता के आपको पढ़ाने वाला हूँ। यानी कि दोस्तों ये वाले क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद 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 इम्पोर्टेंट यानी रामबाण साबित होने वाले हैं। तो आप इस सेशन में शुरू से एंड तक लगातार बने रहिए, क्योंकि दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो को रेगुलर देख रहे हो बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, क्योंकि मेरा जो वॉच टाइम है दोस्तों नॉट सब्सक्राइब से ज़्यादा आ रहा है। आप खुद देख लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर आप मेरे साथ नए जुड़ रहे हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर इसकी अगली जो पिछली जो मैराथन क्लासेज है दोस्तों, तो आप सबसे पहले उन क्लासेज को देखिए, फिर उसके बाद आप कंटिन्यू मेरे साथ रेगुलर बने रहिए। क्योंकि दोस्तों मैंने तो मिशन उठा लिया है कि आपका इस बार सीटेट जो एग्ज़ाम है दोस्तों अच्छे से क्वालिफाई हो जाए। तो दोस्तों मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं तो आप थोड़ा सा तो करिए, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक करना। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूँ, ये वाली मैराथन क्लास है दोस्तों सबसे ज़्यादा उन बच्चों के लिए हो रही है दोस्तों जो हर बार 2 या 4 नंबर से सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाते। उनकी क्या कमी रहती है दोस्तों कि वो इन PYQ क्वेश्चनों को, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व नहीं करते, और जो संभावित क्वेश्चन पेपर हैं जो मैं अभी करा रहा हूँ उनको नहीं करते। दोस्तों अगर आप मैराथन क्लासेज को 1100 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों, 15 जनवरी तक मिशन उठा रखा है मैंने, उसके बाद दोस्तों आपके लिए मैं मॉक टेस्ट की क्विज लेके आऊँगा, जिसमें दोस्तों आपको बेहद अच्छा कंटेंट मिलेगा। उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे, आपका रिपीटेशन साथ के साथ होता जाएगा। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि आपके जो सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों, आपको मैं इसमें आपको खुद करने का टाइम दूंगा, आप खुद एनालिसिस करना अपना कि आप इन क्वेश्चनों में से कितना ठीक कर सकते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है मानसिक विकास का संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 किस लिए दोस्तों, क्योंकि मैं लास्ट सीरीज में क्वेश्चन 30 तक करा चुका हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन 31 से शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो फिर पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरुआत कीजिए। आपका क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर लिखा हुआ है मानसिक विकास का संबंध नहीं है। आपके सामने लिखे हुए 4 ऑप्शन लिखे हैं, आपका सीटेट का एग्जाम हो रहा है दोस्तों, बताइए इसमें क्या बताओगे आप। मानसिक विकास का संबंध नहीं है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास या अवबोध क्षमता। तो मानसिक विकास का संबंध नहीं है, इसका जो राइट ऑप्शन आंसर दोस्तों बताओ क्या हो जाएगा। आप कमेंट करके मुझे बताइए इसका जो राइट आंसर है क्या होगा। जी हाँ, तो मानसिक विकास का संबंध नहीं है दोस्तों। आप एक बात बताइए, तर्क एवं कोई निर्णय लेंगे तो मानसिक विकास तो यूज होगा, तो और ये तो होगा ही, ठीक है। स्मृति का विकास दोस्तों, मानसिक अगर स्मृति किसे कहते हैं, याद करने की क्षमता, तो दोस्तों उसके अंदर मानसिक विकास ही नहीं होगा तो स्मृति कैसे होगी, तो ये भी होगा दोस्तों। अंतर्बोध की क्षमता यानी अवबोध की क्षमता, अवबोध क्या होता है दोस्तों, ज्ञान का दूसरा रूप ही अवबोध है। तो मानसिक विकास नहीं होगा तब तक अवबोध भी नहीं होगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो कि ये तीनों तो दिमाग से संबंधित है, यानी मानसिक विकास से संबंधित है। लेकिन दोस्तों शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई किससे संबंधित है, विकास से संबंधित है, अभिवृद्धि से संबंधित है, शारीरिक विकास से संबंधित है। तो ऑप्शन ए जो बता रहे हैं दोस्तों उनका राइट आंसर हो जाएगा।
तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट पिन करके बता देना, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और नहीं है समझ में आए तो मैं फिर से यही सीरीज लेके आ जाऊंगा। लेकिन दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपके पूरे कैरियर के सवाल है, क्योंकि आप एक सवाल से क्वालिफाई कर सकते हो, क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, क्या पता यही एग्जाम में आ जाए। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बाद या प्रौढ़ावस्था में। तो पूछा क्या है दोस्तों, मनुष्य के अंदर शरीर में हड्डियों की संख्या सबसे कम कब होती है ऐसे। तो आप बताइए सबसे कम होती है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, शैशवावस्था में दोस्तों हड्डियों की संख्या होती है, कितनी होती है दोस्तों, 350, ठीक है। बाल्यावस्था में जो हड्डियों की संख्या होती है दोस्तों कितनी होती है, 270। और किशोरावस्था में दोस्तों कितनी हो जाती हैं, 206। तो दोस्तों आप अब तो इसका राइट आंसर बता ही सकते हैं, इतना तो कर दिया मैंने। तो दोस्तों आपको आंसर पता ही चल गया होगा कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या सबसे कम कब होती है दोस्तों, किशोरावस्था के बाद। दोस्तों इस क्वेश्चन में सभी जो स्टूडेंट्स बच्चे हैं दोस्तों सभी चक्कर में पड़ जाते हैं कि किशोरावस्था के बाद कैसे। दोस्तों जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें 350 सबसे ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं, फिर उसके बाद विकसित होता है तो हड्डियाँ आपस में जुड़ने लग जाती हैं, तो हड्डियों की संख्या कम होने लग जाती है। तो इसका जो ऑप्शन सी बता रहे हैं दोस्तों उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है, बताइए आप किशोर हो, आपकी प्रमुख समस्या क्या है बताइए। वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की या अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि किशोरावस्था की जो सबसे बड़ी समस्या है क्या होती है दोस्तों, समायोजन की। यानी कि दोस्तों जो आपको पता ही है कि स्टैनली हॉल ने क्या बताया है, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था किशोरावस्था को बताया है। क्यों बताया दोस्तों, क्योंकि समायोजन नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, किशोरावस्था की जो सबसे प्रमुख समस्या है क्या है, समायोजन की, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाले राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पर देखिए। किशोरावस्था में बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था, यह कथन है। अभी मैंने बताया था किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। तो कौन दोस्तों, स्टैनली हॉल। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट, आप अपनी झोली में रख लो इस क्वेश्चन को, क्योंकि दोस्तों जीन पियाजे में से 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे जाने हैं। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके मेरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, मैंने जीन पियाजे के लिए स्पेशल वीडियो बना दिया है। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी हैं। तो दोस्तों जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर दोनों ने एक साथ काम किया, तो कितनी अवस्थाएं बताई दोस्तों उन्होंने, आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4, 3, 2 या 5। तो दोस्तों जीन पियाजे ने कितनी अवस्था बताई थी, 4 अवस्था बताई थी। कौन कौन सी अवस्था दोस्तों, मैं सब चीज़ को लिख नहीं सकता दोस्तों, आप सुनने की कोशिश करें। एक तो दोस्तों 0 से 2 वर्ष, कौन सी दोस्तों, संवेदी पेशी अवस्था, फर्स्ट हो गई संवेदी पेशी अवस्था। सेकंड है दोस्तों प्राक संक्रियात्मक अवस्था, कौन सी दोस्तों, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। थर्ड है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कौन सी दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और फोर्थ है दोस्तों, फोर्थ कौन सी है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यानी जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं आपको याद रखना है मेरे जैसे। संवेदी प्रेरक अवस्था,
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त अवस्था और अमूर्त अवस्था। अमूर्त अवस्था को क्या बोलते हैं दोस्तों? औपचारिक अवस्था। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है, इसमें से 101% क्वेश्चन आना है। और मेरे पूरे CDP के क्वेश्चनों में जीन प्याजे से संबंधित 500 से ज़्यादा क्वेश्चन बैठेंगे, क्योंकि यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो आपके सारे क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो जीन प्याजे के अनुसार 0 से 2 वर्ष कौन सी? संवेदी प्रेरक। 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक, 7 से 12 मूर्त संक्रियात्मक और 12 से 15 अमूर्त संक्रियात्मक। तो दोस्तों आप ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, तो दोस्तों मेरा ये मतलब नहीं है कि 1 घंटे में 50 क्वेश्चन कराने हैं। दोस्तों 1 घंटे में जितने क्वेश्चन हो ना तो वो उतने ही कराने हैं, पर आपको समझाना जरूरी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सख्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? यानी कि एरिक्सन क्या कहते हैं दोस्तों? एरिक्सन के अनुसार ऐसी कौन सी अवस्था है जो बालक को अधिक पहल करता है? अधिक पहल करता है यानी कोई भी काम करवाने के लिए उत्सुक करता है, जिज्ञासा पैदा करता है, लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है। दोष भावनाओं की ओर ले जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? सशक्त। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। 18 माह से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष। दोष आप इसमें भी देख रहे होंगे और पहल भी देख रहे होंगे, तो दोस्तों आपको पता है यही हो जाएगा आंसर तो। लेकिन दोस्तों आपको सारे ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। तो दोस्तों ऑप्शन भी जो बता रहे हैं दोस्तों उनका राइट आंसर हो जाएगा एरिक्सन। मनोसामाजिक विकास का जो अध्ययन किया था दोस्तों, किसने किया था? एरिक्सन ने। ठीक है, तो 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर देने की कोशिश करें दोस्तों। आप बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है, बताइए। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। आपकी ऑप्शन है परिवार का वातावरण, तो दोस्तों परिवार का वातावरण तो प्रभावित करेगा दोस्तों। परिवार की सामाजिक स्थिति, ये भी करेगा दोस्तों, परिवार की सामाजिक स्थिति। परिवार की आर्थिक स्थिति, ये भी करेगा दोस्तों। लेकिन आप एक बात बताइए, आप ब्राह्मण हो, मैं ईसाई हूँ, मैं सिख हूँ या मैं मुस्लिम हूँ, तो ये मानव विकास पर कोई प्रभाव डालेगा? धार्मिक वातावरण कोई प्रभाव डालेगा? तो आप खुद सोचिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? धार्मिक विकास। आपके टैग वर्ड की क्लास लेके आने वाला हूँ। धार्मिक विकास अगर नेगेटिव आंसर दे रखा है तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धार्मिक वातावरण। यानी आपको रिपीट कर दूं एक बार, जो मानसिक विकास है उसको प्रभावित करने वाले कारक में परिवार का वातावरण प्रभावित कर सकता है, परिवार की सामाजिक स्थिति प्रभावित कर सकती है, परिवार की आर्थिक स्थिति प्रभावित कर सकती है, चारों तरफ के आस पड़ोस का जो वातावरण है वो प्रभावित कर सकता है। लेकिन दोस्तों धार्मिक वातावरण उसको प्रभावित नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? यानी नैतिक तर्क का जो अवस्था सिद्धांत है किसने स्पष्ट किया? आपके ऑप्शंस दे रखे हैं दोस्तों, कोहलबर्ग, एरिक्सन, फ्राइड, पावलोव। तो बताइए दोस्तों जो नैतिकता का सिद्धांत है किसने दिया? आपको अच्छे से पता है, कोहलबर्ग। दोस्तों जो कोहलबर्ग थे, इनका असफल होने का जो प्रमुख कारण है दोस्तों, इन्होंने महिलाओं पर अध्ययन या प्रयोग नहीं किया। इन्होंने सिर्फ 10 से 15 वर्ष के बच्चे बालकों पर ही प्रयोग किया। यह इनका असफलता का प्रमुख कारण रहा, क्योंकि नैतिकता महिलाओं के अंदर पुरुषों से थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर ये महिलाओं पर प्रयोग करते तो कोहलबर्ग आज सफलता की करीब में होते। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए करिए दोस्तों, क्योंकि आप लाइक नहीं करते हो, वीडियो देख लेते हो।
वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? बताइए। वंशानुक्रम से संबंधित, ये नहीं पूछा दोस्तों अधिगम से संबंधित। अधिगम से तो स्किनर हो ही जाता, लेकिन वंशानुक्रम से किसने प्रयोग किया? आपके ऑप्शन दे रखे हैं, कार्ल पियर्सन, मैकडूगल, मेंडल, पावलोव। तो दोस्तों 39 का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा दोस्तों? मेंडल ने प्रयोग किया था मटर पर और चूहों पर। किसने प्रयोग किया दोस्तों? मेंडल ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? बताइए। अगर आप किसी को मित्र बनाना चाहते हैं तो इनमें से क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए? आप खुद सोच के बताइए। ये आपकी सोच के ऊपर है, तो आप कैसा मित्र बनाना चाहेंगे? तो दोस्तों आपके ऑप्शन दे रखे हैं, खुशमिजाज, सामाजिक, आसानी से चिढ़ने वाला या ऊर्जा का उच्च स्तर। तो दोस्तों जैसे कि आप बताइए कि आप कैसा बनाना चाहोगे? खुशमिजाज हो, जो हमें दुख की स्थिति में खुश कर सके। खुश मिजाज होना चाहिए, सामाजिक भी होना चाहिए दोस्तों, और ऊर्जा का उच्च स्तर भी होना चाहिए दोस्तों। कभी जरूरत पड़ जाए ऊर्जा दिखाने की तो ऊर्जा का उच्च स्तर भी होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आसानी से चिढ़ने वाला मिल गया तो जिंदगी नष्ट हो जाएगी, फिर कोई दोस्ती वोस्ती नहीं रहेगी। मैंने किसी थोड़ा सा मजाक कर लिया उसके साथ तो वो चिढ़ जाएगा और मेरी दोस्ती टूट जाएगी। तो आसानी से चिढ़ने वाला नहीं चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, किशोरावस्था प्रारंभ होती है? बताइए किशोरावस्था कब प्रारंभ होती है? तो इसका तो राइट आंसर आप दे ही दोगे दोस्तों, क्योंकि आपको पता है 0 से 6 शैशवावस्था, 6 से 12 बाल्यावस्था और 12 के बाद किशोरावस्था। बस सिंपल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई डाउट लग रहा है आपको दोस्तों तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। कमेंट का ऑप्शन इसीलिए दिया है, अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट है ना तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं ऑलवेज आपके लिए हेल्प करूंगा। ठीक है। पर लेकिन आपको भी सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को इतना शेयर करना है कि हर उस बच्चे के पास पहुंच जाए जो हर बार सीटेट में 2 से 4 नंबर से रह जाता है और फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्ज़ाम दे रहा है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगली स्क्रीन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका 42, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति किसे कहते हैं ये बताइए पहले तो दोस्तों पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति वो होता है जो हमेशा एक्टिव रहता है। तो दोस्तों इसका संप्रत्यय किसने दिया था? कार्ल रोजर्स ने, फ्राइड ने, फ्रांसिस गाल्टन ने या इवान पावलोव ने? तो दोस्तों इसका जो सिद्धांत है दोस्तों किसने दिया था? कार्ल रोजर्स ने दिया था। यानी कि दोस्तों आपने देखा हुआ, आपको इसको याद करने की एक ट्रिक बता दूं, जो वेस्ट इंडीज़ के लोग हैं, मुझे बस याद कराना आपका मेन पर्पज़ है, उससे कुछ मतलब नहीं है। तो आपने देखा होगा वेस्ट इंडीज़ के जो लोग हैं दोस्तों थोड़े ब्लैक होते हैं यानी काले होते हैं, तो उनमें शक्ति हमेशा भरपूर होती है, आपने देखा होगा। ठीक है। तो पूर्णतः प्रकारशील व्यक्ति होते हैं कौन? कार्ल रोजर्स। मेरा दोस्तों काले लोगों से कोई ऐसा मतलब नहीं है, बस मैं आपको याद करा रहा हूँ। ठीक है। वेस्ट इंडीज के लिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल रोजर्स। और कार्ल रोजर्स ने दोस्तों कौन सा परीक्षण दिया था दोस्तों? स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया था? कार्ल रोजर्स ने दिया था। सब चीज़ लिख नहीं सकता दोस्तों, आप अपनी नोटबुक में लिखते जाया करो या फिर आप सुन लिया करो अच्छे से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु अस्तित्व के विकास को समझाने की सहायता की? फिर आ गए वही, कौन आ गए दोस्तों? जीन पियाजे। इनसे पीछा नहीं छूटेगा, तो पीछा छुटाना है तो दोस्तों सीटेट पास कर लो, पीछा छूट जाएगा। तो निम्न में से किसने बच्चे के वस्तु अस्तित्व का विकास समझने में सहायता की? बताइए। तो आपको पता ही है, संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2 वर्ष तक।
तो इसमें दोस्तों कोई बालक वस्तु तत्व का विकास हो जाता है। जीन पियाजे ने 4 अवस्था बताई, संवेदी पेशी अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त और अमूर्त, ऐसे याद रखना है। तो दोस्तों उसमें पियाजे ने बताया कि जो संवेदी पेशी अवस्था है उसमें बच्चा वस्तु तत्व का भाव आ जाता है। कैसे वस्तु तत्व क्या होता है दोस्तों, जैसे कि कोई बालक है, आप अपने घर में देख रहे होंगे, तो वो अपनी मम्मी को मम्मी और पापा को पापा कहना सीख गया, तो उसके अंदर वस्तु स्थायित्व का भाव आ गया। तो क्या वो 2 वर्ष के बाद पापा को मम्मी, मम्मी को पापा बोल सकता है? नहीं ना। तो ये वस्तु स्थायित्व का भाव होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर रुकना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपसे ही मेरा मोटिवेशन है। अगला क्वेश्चन है आपकी तरफ, देखिए अब अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, ठीक है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? बताइए। जो एक बच्चा है वो बोल रहा है कि सूर्य है वो मेरे साथ चलता है। बचपन में आपने देखा होगा कि सूर्य की तरफ हम देखते थे कि हमारे साथ ही चल रहा है, उसके मुड़कर देखते हैं कि वो हमारी तरफ ही देख रहा है, और बोलते हैं कि सूरज मामा, तो चंदा मामा होता है सॉरी, तो सूर्य देवता, तो ऐसे लगता है कि सुन रहा है। ठीक है, तो यह बालक की किस लक्षण की ओर इंगित कर रहा है? बताइए। पराहम केंद्रीयता या सजीव चिंतन या वस्तु तत्व? तो वस्तु तत्व तो मैंने बता दिया दोस्तों, माता को माता, पिता को पिता, कभी भूलना मत, जीन पियाजे, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, सजीव समझ रहा है उसको, यानी सजीव चिंतन कर रहा है उसके साथ, यानी सूर्य मेरे साथ चल रहा है, उसका अनुकरण कर रहा है, बच्चे की बात सुन रहा है, तो क्या है? सजीव चिंतन है दोस्तों। जब एक मूर्त चीज के साथ सजीवता से व्यवहार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सजीव चिंतन कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? बताइए, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? B.F. स्किनर, अल्बर्ट बांडुरा, नोम चॉम्स्की, E.C. टॉलमैन। तो दोस्तों 45 का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? बताइए। तो दोस्तों ये दावा किसने किया था दोस्तों? सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं, किसने किया था? नोम चॉम्स्की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों आपको मैं बताऊं कि भाषा जन्मजात एवं अर्जित होती है, किसने कहा था दोस्तों? नोम चॉम्स्की ने। अर्जन क्या होता है दोस्तों? अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यानी हम हर चीज़ को अर्जित नहीं कर सकते, ये खुद से बनानी पड़ती है, स्वाभाविक क्रिया है, ऑटोमेटिक आ जाती है। ठीक है, तो नोम चॉम्स्की थे भाषा के सिद्धांत के प्रणेता माने जाते हैं दोस्तों, नोम चॉम्स्की। तो उन्होंने क्या कहा था कि भाषा अर्जन क्षमता जन्मजात होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की बात करें। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, अगर नहीं दिख रहा है तो आप में कोई दोस्त है दोस्तों, आप दिखाइए। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, फ्रॉइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? दोस्तों फ्राइड कौन है? सिगमंड फ्राइड, जिन्होंने दोस्तों मनोलैंगिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने दोस्तों क्या किया था? मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा था। आपको मैंने पढ़ाया था पिछली मैराथन क्लास में, कौन कौन सी दोस्तों? सब चीज़ को दोस्तों मैं लिख नहीं सकता, इदम, अहम और आपका परम अहम। तो दोस्तों इन्होंने मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा। जो इदम होता है दोस्तों वो क्या होता है? राक्षस की तरह होता है, बिल्कुल, यानी दुष्कर्म राक्षस यही करता है, इदम। ठीक है, अहम होता है दोस्तों वास्तविकता में जीता है। अभी आप पढ़ रहे हो, किससे पढ़ रहे हो? अहम से, वास्तविकता में जीता है सबसे अच्छा। और परम अहम होता है दोस्तों संस्कारी, बिल्कुल। ठीक है, तो आपको इसे कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि आप कोई चीज़ है, आपके पास कार है, मतलब पड़ोसी की कार आई,
तो आप चाहते हो, आपके अहम में ये बात आई कि आप एक कार खरीदना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन इदम ने कहा हाँ ले लेंगे कार तो लेनी ही चाहिए, कार तो हमें लेनी ही चाहिए। लेकिन परम अहम कहता है दोस्तों अभी इतने पैसे कहाँ से आएंगे, पहले अभी आप अपने कैरियर पर ध्यान दो, उसके बाद कार भी आएगी, गाड़ी भी आएगी, बंगला भी आएगा। तो ये परम अहम होता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्राइड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? आपके ऑप्शंस हैं मुखीय, गुदीय, लैंगिक या प्रसुप्ति। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? लैंगिक। यानी कि दोस्तों फ्राइड के अनुसार जो बच्चे का ध्यान जननांगों पर कब जाता है दोस्तों? लैंगिक अवस्था में आने पर, ठीक है। क्योंकि दोस्तों फ्राइड ने अवस्थाएं बताई थी, मुखीय अवस्था, गोदी अवस्था, लैंगिक अवस्था, प्रसुप्ति अवस्था। तो उनके अनुसार लैंगिक अवस्था में जननांगों की तरफ ध्यान जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? बताइए वेसलर कौन थे दोस्तों? वेसलर बताऊंगा अभी। आपके ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, अंकगणितीय, सादृश्यता, समानता, शाब्दिक तर्क या चित्रपूर्ति। तो दोस्तों वेसलर बुद्धि मापनी से क्या होता है? चित्रपूर्ति करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको मैं बताऊं कि जो वेसलर हैं क्या है दोस्तों, ये शाब्दिक और अशाब्दिक चित्र बनाते हैं और उनसे बुद्धि के जानने के लिए कुछ प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। यानी कि दोस्तों वेसलर बुद्धि मापनी से शाब्दिक और अशाब्दिक चित्र बनाकर बुद्धि का मापन किया जाता है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? वेसलर बुद्धि मापनी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, बाल मनोविज्ञान का सिद्धांत प्रारंभ के 4 या 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। कौन से सिद्धांत के आधार पर होता है बताइए? बाल मनोविज्ञान का जो विकास है दोस्तों कौन से सिद्धांत के आधार पर 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है? कौन सा सिद्धांत है बताइए? तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान मैंने बताया था दोस्तों आपको पिछली वाली में। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो दोस्तों ऑप्शन ए में दे रखा है दोस्तों, किसका है दोस्तों? सिगमंड फ्राइड का है। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सिगमंड फ्राइड है उनके शिष्य कौन थे दोस्तों? एडलर। तो उन्होंने क्या बताया था कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर पूरा बाल मनोविज्ञान आधारित होता है। ये किसने बोला था दोस्तों? सिगमंड फ्राइड ने। इन्होंने तो ये भी बताया कि 4 से 5 वर्षों में ही बच्चे अपने जननांगों को जानने लग जाते हैं। तो किसने बताया था? सिगमंड फ्राइड और उनके शिष्य एडलर ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है वो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी थी? बताइए ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर बताइए। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, प्रियर, सिन, डार्विन या स्टर्न। तो दोस्तों ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट ये किसने लिखी थी दोस्तों? डार्विन ने लिखी थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसे सीधे सीधे याद रखना है। ए बायोफिजिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने? डार्विन। ए बायोफिजिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने? डार्विन। तो आप वैसे बार बार रिपीट करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। एक बार इसे नोट कर लेना, आपका ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बार पूछा गया था सुपर टेट में, तो सी टेट में भी पूछ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है। पहले तो आप बताइए मानकीकृत परीक्षण क्या होता है? आपके दिमाग में आ रहा हो। मानकीकृत परीक्षण होता है दोस्तों नाप तौल पे सिद्धांत पर आधारित सिद्ध किया गया परीक्षण। नाप तौल के आधार के सिद्धांत पर सिद्ध किया गया परीक्षण, यानी कि कोई गलती नहीं की गई है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, विश्वसनीयता, वैधता और मानक, तीनों चीज़ जिसमें होंगी दोस्तों उपरोक्त सभी मानकीकृत परीक्षण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके,
किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। आपको पता है विकास तो लाइफ टाइम चलता ही रहता है, लेकिन दोस्तों विकास धीमी प्रक्रिया है, धीरे धीरे चलता है। पहले हाथ का विकास होगा, फिर पैर का होगा, तो दोस्तों धीरे धीरे चलने वाली एक धीमी प्रक्रिया है। किसने कहा था दोस्तों? आपके ऑप्शन दे रखे हैं, कॉलसैनिक, पियाजे, स्किनर, हरलॉक। तो बताइए, विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है, धीरे धीरे, इसी में आंसर है, धीरे धीरे। स्किनर, धीरे धीरे, धीरे में र, स्किनर में र, धीरे धीरे स्किनर चलता। तो सतत एवं धीमी प्रक्रिया कौन? स्किनर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर दोस्तों, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिव्रत अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, बताइए व्यक्तित्व विकास की अवस्था है किससे संबंधित है? अधिगम एवं वृद्धि से, व्यक्तिव्रत अध्ययन से, उपचारात्मक अध्ययन से। बताइए तो किससे संबंधित है दोस्तों? अधिगम एवं वृद्धि से। दोस्तों आपको मैं बता दूं सबसे पहले, जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व क्या है दोस्तों? व्यक्तित्व शब्द पर्सनैलिटी, आपको पता है इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पर्सनैलिटी के बारे में युंग महोदय ने क्या कहा था दोस्तों? इसको 3 भागों में बांटा था। कौन से दोस्तों? बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी। तीनों के बारे में आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। तो आपको बस इतना याद रखना है, जो पर्सनैलिटी है दोस्तों, उसका विकास किससे होता है? अधिगम एवं वृद्धि से होता है। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, बताइए कैसे? ज्ञान में वृद्धि से, संवेग में वृद्धि से, वजन में वृद्धि से, या आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि से। तो दोस्तों वृद्धि की और विकास आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों ज्ञान में वृद्धि विकास से संबंधित नहीं होगी, संवेग में वृद्धि इससे नहीं होगी दोस्तों, वजन में वृद्धि इससे नहीं होगी दोस्तों, लेकिन आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि हो रही है, तो दोस्तों वो है वृद्धि है। तो दोस्तों 53 का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है और अच्छी लग रही है वीडियो, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना है दोस्तों, देख लेना। फिर अगला क्वेश्चन है आपकी तरफ, अगला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर, तनाव और क्रोध की अवस्था है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या वृद्धावस्था। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, कमेंट कीजिए। तनाव एवं क्रोध की अवस्था बताइए, इसका तो आप कमेंट में ही बताना मुझे, ठीक है, मैं कमेंट में ही देखूंगा आपका आंसर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, बालक का विकास परिणाम है, किसका है? बालक का विकास हो रहा है। अब एक चीज़ बताइए, बालक कैसे बनता है बताइए? यानी कि बालक के अंदर क्या क्या होता है? बालक के अंदर माता पिता के गुण होंगे और वातावरण से सीखेगा, तो बालक जब ही तो निर्माण होगा। तो दोस्तों वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का गुणनफल ही क्या होता है? बालक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। आपकी ऑप्शन दे रखे हैं, स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, या समायोजन। जो शारीरिक विकास का क्षेत्र है प्रमुखतः वो किससे संबंधित है बताइए? तो दोस्तों स्मृति से तो होगा नहीं, अभिप्रेरणा से होगा नहीं, समायोजन से कोई संबंध नहीं है दोस्तों, शरीर का सीधा संबंध होता है दोस्तों स्नायु मंडल से। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चन कहानी से समझा दूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिए बस। 57 का राइट आंसर क्या है? श्याम पट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों, आप भी चौंक जाओगे इसका राइट आंसर सुन के। आप सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगाइए, फिर अपने आप फिर बाद में देखना क्या बताया था आपने, दिमाग को भी सोचने दीजिए, तुक्का भी लगाइए, मैं सब एक्सेप्ट करूँगा आपका, कोई बात नहीं। आप हमारे व्यूअर्स हो, आप एक फैमिली हो हमारी।
तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना। तो दोस्तों अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो दोस्तों आपको अंदर दिमाग में थोड़ा आना चाहिए कि आप प्राइमरी लेवल के टीचर हैं। तो आप ये क्वेश्चन किससे पूछ रहे हैं? प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट से। तो दोस्तों प्राइमरी लेवल का स्टूडेंट कहाँ से 1 से 5 तक तो स्पष्ट तो लिख ही नहीं सकता, बड़े अक्षरों में लिख ही नहीं सकता, छोटे अक्षरों में लिख ही नहीं सकता। तो अच्छी लिखावट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? अच्छी लिखावट। कोई बच्चा अगर ऐसे भी लिख देता है ना तो माता पिता बोलते हैं लिखने दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लिखना तो सीख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। शरीर के आकार में वृद्धि होती है तो कौन सा विकास है दोस्तों? आपको पता ही है, शरीर शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करते रहिए दोस्तों। अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है। आपका क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। बताइए, संवेदी वही आ गया जीन प्याजे। दोस्तों झोली में पटक लो इस जीन प्याजे को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, पूरे 5 क्वेश्चन जीन प्याजे से बनेंगे। आज मोहर लगवा लो मुझसे, ठीक है। तो प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। कैसी होती है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 से 16 वर्ष। मैंने सबसे पहले क्या बताया था? वस्तु स्थायित्व का भाव कब आता है? संवेदी पेशी अवस्था में 0 से 2। सेकंड अवस्था कौन सी होती है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7। फिर 7 से 11 कौन सी होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। और 11 से 16 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो जीन प्याजे को मैंने पूरे विस्तार से बता दिया। और क्या करोगे? तो अब तो सब्सक्रिप्शन बनता है। वीडियो को लाइक कीजिए अभी। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जन्म से 2 वर्ष तक। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें दोस्तों। अगला एवं निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ऐसा है क्या? मैं बुद्धिमान हूँ क्या? देखते हैं। लड़कियाँ अधिक बुद्धिमान होती हैं, क्या आप बुद्धिमान हो क्या? बुद्धि का लिंग बुद्धि का जो लिंग से संबंध नहीं है। बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो बताइए, क्या दोस्तों आप बताइए, बुद्धि का लिंग पर कोई प्रभाव पड़ता है? मुझे तो नहीं लगता। और साइकोलॉजी भी यही कहती है, क्योंकि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ अच्छा सा। तो बुद्धि का जो लिंग से कोई संबंध नहीं होता है। तो दोस्तों कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि पर किसी भी लिंग, शरीर, आकार कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बुद्धि होती है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपके लिए ये वीडियो रामबाण साबित हो, क्योंकि मैंने इसमें पूरी मेहनत की है। एक वीडियो को बनाने में मैं पूरे दिन लगा रहता हूँ कि यह वीडियो मुझे बनानी है और आपके लिए देनी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी ऐसी मैराथन क्लास के साथ। थैंक यू, बाय बाय।